हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको ज़रूर पता होने चाहिए इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू जापान और इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर न्यू लाइफ इन जापान। बी इट इंपॉर्टेंट आईडी कार्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन, बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस, इन सब के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हाजिमे माशो। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको जापान में आइडेंटिटी देता है वो है रेजिडेंस कार्ड या ज़ाइरियो कार्ड बोलते हैं जापानीज़ में। तो जो लोग भी 90 डेज से ऊपर जापान में रहने का प्लान कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे हों चाहे वर्क परमिट पे हों, जो लोग भी 90 डेज से ऊपर या लॉन्ग टर्म वीज़ा पे जापान में हैं, उन सभी को रेजिडेंस कार्ड दिया जाता है। तो जब भी आप अपनी होम कंट्री में हैं, वहाँ से आप वहीं से जापान इमिग्रेशन को अप्लाई करते हैं और फिर वो आपको एक डॉक्यूमेंट भेजते हैं जिसका नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी या COE। वो डॉक्यूमेंट लेके आप अपने होम कंट्री में ही वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको वीज़ा मिलता है और आप जापान में लैंड करते हैं। जिस दिन आप जापान में लैंड किए उसी दिन एयरपोर्ट पे ही आपको ज़ाइरियो कार्ड या रेजिडेंस कार्ड दे दिया जाता है। तो एयरपोर्ट पे ही आपको रेजिडेंस कार्ड मिला। अब वहाँ से विद इन 14 डेज आपको वो रेजिडेंस कार्ड लेके जिस भी सिटी में आप रहने वाले हैं, अकोमोडेशन फाइनल किया है, उस सिटी के सिटी हॉल में आप वो रेजिडेंस कार्ड लेके जाते हैं और अपना एड्रेस रजिस्टर कराते हैं उस सिटी हॉल में कि हम यहाँ पे रहने वाले हैं। और फिर वो रेजिडेंस सिटी हॉल में रेजिडेंस कार्ड के बैक साइड पे आपका एड्रेस जो है वो प्रिंट कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है रेजिडेंस कार्ड को कलेक्ट करना और अपने एड्रेस को रजिस्टर कराना और अपने रेजिडेंस कार्ड के बैक साइड पे वो एड्रेस प्रिंट होना। रेजिडेंस कार्ड पे आपका सारी डिटेल्स होती हैं जैसे कि आपका नेम, नेशनैलिटी, टाइप ऑफ वीज़ा, वैलिडिटी ऑफ द वीज़ा। तो ये सारी चीज़ें उस रेजिडेंस कार्ड पे होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये और आपको हमेशा ये आईडी कार्ड हमेशा कैरी करना है जब भी आप जापान में हैं। तो सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो जापान में, वो है माई नंबर या इंडिविजुअल नंबर। तो ये जो माई नंबर है या इंडिविजुअल नंबर भी बोलते हैं इसको, ये सभी को दिया जाता है, चाहे वो फॉरेन नेशनल्स हों चाहे वो जापानीज़ नेशनल्स हों, सबके पास होता है। जो लोग भी अपने आप को सिटी हॉल में जो लोग भी रजिस्टर्ड हैं म्यूनिसिपल ऑफिस में, उन सबको ये दिया जाता है और ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। जिस भी दिन आप अपने आप को सिटी हॉल में रजिस्टर करते हैं उस समय, उसके बाद से कुछ टाइम में ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है और जो भी एड्रेस आपने रजिस्टर किया होगा सिटी हॉल में, उसी एड्रेस पे आपको नोटिफिकेशन आ जाती है वाया पोस्ट कि आपका ये नंबर है माई नंबर या इंडिविजुअल नंबर जो जनरेट हो गया है। और आप इस तरीके से इसको, फिजिकल कार्ड अगर आपको चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ नोटिफिकेशन है, फिजिकल कार्ड आपको चाहिए तो आप इस तरीके से इंटरनेट से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वाया पोस्ट आपको आ जाती है और फिर आप उसको फॉलो करके इंटरनेट से ही अप्लाई कर सकते हैं माई नंबर के फिजिकल कार्ड के लिए, आईडी कार्ड के लिए। और फिर वो उसी एड्रेस पे अपने आप प्रिंट होके वो आपको बता देते हैं कि आपका ये फिजिकल कार्ड हो गया है और आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। वो अलग अलग उनके ऑफिसेज होते हैं जहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्राइवेट नंबर होता है तो ये घर पे डिलीवर नहीं करते हैं। तो ये कहते हैं कि आपको कहीं से जाके कलेक्ट करना होगा, वो भी उसी नोटिफिकेशन में वो आपको बताते हैं जब आप अप्लाई करते हैं। तो बहुत ही प्राइवेट नंबर होता है ये। टैक्स पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, डिज़ास्टर कुछ हो जाए जापान में तो उससे आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपको माई नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। तो वेरी प्राइवेट नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। आपकी कंपनीज जो हैं, जब आप जिस भी कंपनी के साथ एसोसिएटेड होंगे वो आपसे मांगती हैं माई नंबर टैक्स पर्पसेस के लिए, तो इसको बहुत ही ध्यान से संभाल के रखें। और यस, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेशली फॉर दिस नंबर, अपने आप ही ये जनरेट हो जाता है और आपको अपने आप घर पे ही नोटिफिकेशन मिल जाती है। सो ये दो बड़े काम करने के बाद अब आपको बैंक अकाउंट भी चाहिए होगा जापान में, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे वर्क परमिट पे हैं, जॉब करते हैं तो भी सैलरी क्रेडिट होने के लिए, या वैसे भी बैंक अकाउंट तो चाहिए ही। तो जनरली जापान में जितने भी बड़े बैंक्स हैं वो 9 to 3 ऑपरेट करते हैं, कुछ 4 या 5 o'clock तक भी होते हैं। वैसे जनरली 9 to 3 जापानीज़ बैंक्स जो होते हैं खुले होते हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको ध्यान रखना है बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, वो है रेजिडेंस कार्ड
जिस पे पीछे एड्रेस रजिस्टर्ड हो। तो रेजिडेंस कार्ड लेके जाना है आपको। इसके अलावा आपका पासपोर्ट, जिस पे वीज़ा जो है वो 90 डेज प्लस वाला होना चाहिए। 90 डेज से ऊपर आप रहने वाले हैं, वो पासपोर्ट, तभी आपको रेजिडेंस कार्ड भी मिला है। तो ये दोनों चीज़ें आपको लेके जानी है। इसके अलावा यहाँ पर साइन नहीं होता है, साइन नहीं चलता है। आपको यहाँ पे सील लेके जानी होती है अपने नाम की। तो जापानीज में उसको बोलते हैं इंकान या हांको। तो इंकान आपको लेके जानी होती है इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अलावा, और साइन ना करके आप वो स्टैम्प यूज़ करते हैं अपने नाम की बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। मेजर जो बैंक्स हैं जापान में, नेशनल बैंक्स जो हैं वो है जेपी बैंक, जापान पोस्ट बैंक बोलते हैं जिसको, मिज़ुहो बैंक है, सुमितोमो बैंक है, और इसके अलावा हर सिटी में अपने प्राइवेट, अपने सिटी के भी बैंक्स हैं। मतलब वो शायद एक सिटी में हैं बट दूसरे जगह पे आपको नहीं मिलेंगे। तो जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं उस सिटी के बैंक में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर ये जो बड़े नेशनल बैंक्स हैं जो पूरे ऑल ओवर जापान में हैं उसमें खुलवा सकते हैं। मुझे पर्सनली अगर आप पूछेंगे तो मेरा अकाउंट जेपी बैंक में ही है, क्योंकि मुझे वो बहुत ही कन्वीनियंट लगती है उनकी सर्विसेज, और हर जगह पे है वो। और काफ़ी जगह पे आप देखेंगे कि वो 9 to 3 नहीं, 9 to 4 भी काम करते हैं, 9 to 5 भी काम करते हैं। तो और नेशनल बैंक भी है, तो मुझे वो पसंद है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ लाइफलाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गया, गैस हो गया। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप मंथली अपार्टमेंट में रहने वाले हैं या जिसमें आप बस रह रहे हैं और सब कुछ इंक्लूडेड है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या लीज़ पे ले रहे हैं, तो उस समय उसमें कॉन्ट्रैक्ट आपको खुद से करना होता है, ये इन तीनों चीज़ों का। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जहाँ पे भी आप रह रहे हैं उस सिटी के अपनी अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स होते हैं, वाटर सप्लायर होता है और गैस सप्लायर होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, इनके लिए बहुत सिंपल नंबर्स दिए होते हैं उन सिटी के, आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट्स पे जाके, या जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी में हैं अपने या जॉब करते हैं तो आप अपने कलीग से, अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं। तो वो नंबर्स आपको मिल जाएंगे उस सिटी के। तो उन नंबर्स पे आपको बस कॉल करना होता है, और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के लिए आपको सिर्फ कॉल करना है कि इस दिन से आप इस एड्रेस का इलेक्ट्रिसिटी और वाटर स्टार्ट कर दें, और बस वो अपने आप स्टार्ट कर देते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता है, सच आपका काम फ़ोन पे हो जाता है। गैस के लिए आपको गैस के लिए भी कॉल ही करना होता है कि इस दिन से स्टार्ट कर दें। बस आपको इतना बताना होता है कि इस दिन से स्टार्ट होना है, तो वो उस दिन आते हैं घर पे और गैस ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है वो चेक करते हैं। बस दैट इज़ ऑल्सो इट टेक्स ओनली 5 to 10 मिनट्स, तो उससे ज़्यादा का प्रोसीजर नहीं होता है। तो ये तीनों चीज़ें भी आप खुद से सिर्फ कॉल करके और कब स्टार्ट करनी है वो बता सकते हैं, और जब आप मूव आउट करने लगें तो आप बता सकते हैं कि कब इन चीज़ों को बंद करना है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। इन चीज़ों के बाद आपको सिम कार्ड चाहिए होगा। तो जो आपने एयरपोर्ट पे सिम कार्ड लिया होता है, टेम्परेरी सिम कार्ड, वो सारे डेटा बेस्ड सिम कार्ड्स होते हैं, उसमें आप कॉलिंग नहीं कर सकते हैं जो आप टेम्परेरी या ट्रैवल सिम कार्ड्स लेते हैं एयरपोर्ट पे। तो अगर आप यहाँ पे 90 डेज से ऊपर रहने वाले हैं तो आपको एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट वाला सिम कार्ड लेना होता है यहाँ पे, जिसमें कॉल भी कर पाओ आप, डेटा भी यूज़ कर पाओ। तो उसके लिए जब आप सिम कार्ड लेने जाते हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके लिए आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है रेजिडेंस कार्ड, जो आपको लेके जाना होता है। पासपोर्ट आप साथ में ले जाएं, चाहिए नहीं होता है बट फिर भी आप ले जाएं। रेजिडेंस कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, वो लेके जाएंगे आप, जिसके पीछे एड्रेस रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है। क्रेडिट कार्ड से एवरी मंथ ऑटोमेटिकली आपके जो फीस है सिम कार्ड की वो डेबिट होती है। तो ये दो चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, जो कि जापान में बना हुआ क्रेडिट कार्ड है, तो आप ट्राई कर सकते हैं अपनी कंट्री वाला ही क्रेडिट कार्ड। ज़्यादातर मना कर देते हैं यहाँ पर ये। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो बैंक अकाउंट जो आपने खुलवाया है, उस बैंक अकाउंट का कैश कार्ड आपको मिलता है या पासबुक मिलती है, वो आप लेके जा सकते हैं विद योर रेजिडेंस कार्ड, और इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे आपको वो सिम कार्ड दे देते हैं और इमीडिएटली आप उसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है
जापान में वो है हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। इंडिया में मैंडेटरी नहीं होता है हेल्थ इंश्योरेंस कराना, कराया नहीं कराया अपनी मर्जी होती है, बट जापान में ये मैंडेटरी है। जो भी जापान में रहता है उसको हेल्थ इंश्योरेंस कराना ही होता है, और उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड आपको मिलता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ हेल्थ इंश्योरेंस जापान में कैसे काम करता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब में हैं, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करती है हेल्थ इंश्योरेंस में एनरोल होने में, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी कंपनी ऑटोमेटिकली आपको एनरोल करती है हेल्थ इंश्योरेंस में। और जब भी आपको इमरजेंसी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये कार्ड लेके जाते हैं क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में, और जो भी बिल आता है उसका 70% इस कार्ड से यूज़ होता है और 30% आपको पे करना पड़ता है। मतलब 70% गवर्नमेंट टेक केयर करती है आपके मेडिकल एक्सपेंसेस का, और 30% जो है वो उस समय जो भी बिल होता है उसका 30% वो आपको बोलते हैं देने के लिए। तो आप ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और इसके साथ 30% जो भी आपको आपका बिल का होता है वो आपको पे करना होता है। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड आपके पास आया है, जिसने भी आपकी हेल्प की है, चाहे आपकी कंपनी हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, तो जैसे इंडिया में भी आपको पता होगा 2 तरीके की मेडिसिन्स होती हैं, एक ब्रांडेड होती हैं, एक जेनेरिक होती हैं। तो जेनेरिक काफ़ी सस्ती होती हैं दवाइयाँ यहाँ पे। तो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के ऊपर ही जहाँ से भी आपको कार्ड मिला है, आप उनको बोल सकते हैं कि इस पे जेनेरिक का एक आप स्टिकर लगा दें। तो अगर वो स्टिकर लगा रहेगा तो आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उनको आप बोल सकते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन्स दें। आई एम नॉट श्योर कि अगर वो स्टिकर नहीं लगा हुआ तो भी आप उनको ओरली भी वर्बली भी बोलते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन्स दें, तो भी वो चल जाता है कि नहीं, बट आप ट्राई कर सकते हैं। तो जब आप जेनेरिक मेडिसिन्स लेते हैं तो आपका जो बिल है वो काफ़ी सस्ता हो जाता है। तो इंश्योरेंस कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और बेसिकली आईडी कार्ड की शेप में ही होता है, और वो हमेशा आपको अपने साथ कैरी करना चाहिए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और प्रोसेसेस थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप जापान में अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर मुझे लाइक करके बताएं, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।